गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर जो है यूनिट 3 से डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो हमारा यूनिट 3 है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के। तो इसमें हम जो आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। दैट इज एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकॉनमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कि एक साल के अंदर एक इकॉनमी में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत है, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज चाहिए, जो डिमांड की जा रही है उनकी, तो उनके टोटल को हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। अब इसके कंपोनेंट्स हम डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल है फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जैसे हमने पहले भी समझा हुआ है कि जो इकॉनमी है उनके चार जो है सेक्टर्स हैं। फर्स्ट है हाउस होल्ड सेक्टर, फिर प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये रिप्रेजेंट करता है हाउस होल्ड सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर को हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं कंजप्शन के को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद तो यहाँ इसका मीनिंग ये बनता है कि एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर डिमांड कर रहा है, प्राइवेट हाउस होल्ड सेक्टर जो डिमांड कर रहा है गुड्स और सर्विसेज की, वो है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो कितनी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कर रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और वो इन्वेस्टमेंट किस तरह से करता है वो भी हमने पढ़ा हुआ है। दो तरह की इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में मशीन्स हैं और कैपिटल गुड्स हैं और बिल्डिंग्स हैं और रॉ मटेरियल है। तो ये सारी डिमांड जो है वो इस सेकंड पॉइंट में आ जाती है। ये जो चीज़ों की डिमांड है कि कितनी मशीनें चाहिए, कितनी बिल्डिंग्स चाहिए, कितना उनको रॉ मटेरियल चाहिए, ये जो डिमांड है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड में आ जाती है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे हमने पहले भी समझा हुआ कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो भी बहुत सारी डिमांड करता है गुड्स और सर्विसेज की। सपोज उसको फ्लाई ओवर बनाना है या सड़क बनानी है या कोई स्कूल हॉस्पिटल बनाना है, तो वो जो भी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कर रहा है तो वो हमारा एक्सपेंडिचर इसमें काउंट आ जाएगा। वो प्रोडक्शन के ऊपर भी खर्चा करता है, प्रोडक्शन यूनिट्स भी चलाता है, तो वहाँ भी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड होती है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जी से। इसके बाद है नेट एक्सपोर्ट, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और नेट एक्सपोर्ट जब हम कह रहे हैं इसका मतलब एक्सपोर्ट में से हमने इंपोर्ट माइनस कर दिया। तो एक्सपोर्ट क्या है, हम जितनी भी गुड्स बाहर भेज रहे हैं उससे जो पैसा आ रहा है, और माइनस इंपोर्ट के जितना भी हम डिमांड कर रहे हैं गुड्स की, फॉरेन गुड्स की, तो उससे जो पैसा बाहर जा रहा है उसको हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचा नेट एक्सपोर्ट। तो ये चार कंपोनेंट हैं। इसके बेस पर अगर हम लिखना चाहें एग्रीगेट डिमांड को तो हम लिख सकते हैं एडी, शॉर्ट फॉर्म में उसकी एग्रीगेट डिमांड। तो क्या बन जाएगी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करने का। और आपको याद होगा कि हमने जब एक्सपेंडिचर मेथड किया था नेशनल इनकम को काउंट करने का, तो वहाँ भी हमने यही यूज़ किया, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो जब भी हम डिमांड करेंगे गुड्स की तो उसका मतलब हम खर्चा कर रहे हैं। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड भी है जिससे हमारी जीडीपी एमपी निकलती है। तो यहाँ पर एक सिमिलैरिटी है एग्रीगेट डिमांड और जीडीपी एमपी में। तो अब हम बात करते हैं आगे इसको। ये है ओपन इकॉनमी का मॉडल जिसमें चार सेक्टर हो गए। लेकिन अगर हम और इसको एलेबरेट करके देखें तो एलेबरेट क्या, इसको अलग अलग तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। सी प्लस आई अगर हम लिख दें इसको, तो ये एक क्लोज्ड इकॉनमी हो जाएगी विदाउट गवर्नमेंट। इसमें हमने गवर्नमेंट सेक्टर नहीं लिया, तो क्लोज्ड इकॉनमी है सी प्लस आई। जिससे ये जो हमारा मेन फोकस रहेगा एरिया, इसको हमने समझना है आपके 12th के सिलेबस के लेवल पर। इसके बाद अगर हम इसको ऐसे लिख दें सी प्लस आई प्लस जी, तो यहाँ भी क्लोज्ड इकॉनमी है ये। यहाँ भी ये क्लोज्ड इकॉनमी है, लेकिन विद, यहाँ पर विदाउट गवर्नमेंट था और यहाँ विद गवर्नमेंट आ गया। क्लोज्ड इकॉनमी क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अभी कोई लेना देना नहीं है, ना तो बाहर से चीज़ें हम मंगवा रहे हैं, ना ही कोई बाहर चीज़ें भेज रहे हैं। तो
यहाँ पर जब इसको लिख देते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन, तो ये हो जाती है ओपन इकोनॉमी। तो ये बन गई हमारी ओपन इकोनॉमी। तो हमारा मेन फोकस जो रहेगा सी प्लस आई पे रहेगा। ये हमारा जो सिलेबस का पार्ट है, जो आगे की जो चीज़ें हैं वो हम आगे ग्रेजुएशन लेवल पे इसको पढ़ते हैं आगे। फिलहाल हम सी प्लस आई पर ही फोकस करेंगे। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके लिए हम इसका स्केड्यूल बना लेते हैं और फिर इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे। अगर इसका स्केड्यूल हमें बनाना है तो उसके लिए हमें जो कंपोनेंट्स चाहिए, हमें कहा सी प्लस आई पर हमारा फोकस रहेगा। अब सपोज इनकम हम लें, क्योंकि अगर इनकम होगी तभी हम जो है डिमांड कर सकते हैं। क्योंकि जो ये हम कह सकते हैं कि डिमांड डिपेंड्स ऑन इनकम, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसको समझा हुआ है। मैक्रो पर भी ये बात लागू होती है कि अगर इनकम होगी हमारी तभी हम जो है खर्चा कर पाएंगे, डिमांड कर पाएंगे। तो सपोज इनकम के लेवल अलग अलग हम यहाँ शो कर दें, ज़ीरो से लेकर शुरू करें हम, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये हमने जो है लेवल बना दिए इनकम के। तो फिर हम सी की बात करते हैं, जो हमने कहा प्राइवेट कंजप्शन, हाउस होल्ड कंजप्शन जो है, तो उसमें सपोज 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30 और 35 और फिर 40। तो यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि इनकम के लेवल पर कितना खर्चा किया जा रहा है। ज़ीरो लेवल पर 10, यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये ज़ीरो लेवल पर 10 क्यों है। वो उसके पीछे रीज़न है कि अगर हमारे पास इनकम नहीं भी होती तब भी हमें अपना बेसिक गुजारा करने के लिए हमें इनकम कंजप्शन करना पड़ता है। जैसे किसी टाइम सपोज कोई पर्सन है वो अनएम्प्लॉयड है, एक महीने के लिए उसका जॉब सपोज वो चली जाती है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो उस महीने में कंजप्शन ही नहीं करेगा। उसको बेसिक ज़रूरतें हैं, वो खाना खाएगा, अपने कपड़े पहनेगा, वो बेसिक खर्चे रहेंगे चाहे इनकम हो चाहे ना हो। तो जिसको हम ऑटोनॉमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो जीरो लेवल के जो भी खर्चा है वो ऑटोनॉमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट है आई का, और आई जो यहाँ हम केंद्रीय मॉडल पढ़ रहे हैं, तो केंद्रीय मॉडल में आई का जो इन्वेस्टमेंट का जो इनकम से कोई रिलेशन नहीं है, इनकम के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती, तो इसलिए एक कांस्टेंट वैल्यू हम उसके लिए यूज़ करेंगे। तो सपोज वो हम ले रहे हैं 5, ये वैल्यूज हमने ले ली। तो बिल्कुल छोटा सा इसको मैंने सबसे छोटी वैल्यूज यूज़ की हैं आपको समझाने के लिए। तो अब अगर हम एग्रीगेट डिमांड फाइंड आउट करना चाहें तो वो हो गई हमारे लिए सी प्लस आई, यानी कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसका जो कंजप्शन है उसमें हम इन्वेस्टमेंट ऐड कर दें तो टू सेक्टर मॉडल की जो एग्रीगेट डिमांड वो हमारे पास आ जाएगी, वो होगी 15। उसके बाद यहाँ 20 प्लस करते गए, 25 और 30, उसके बाद 35 और 40, और यहाँ भी इसको 5 लिखते तो ये 45। तो ये जो है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ गई, सी प्लस आई करके हमने इसको फाइंड आउट कर दिया। और यहाँ पर अब इसी चीज़ को हम डायग्रामेटिकली भी दिखा सकते हैं। आप इसको नोट करिए और आगे इसका डायग्राम आप देखिए इसका। तो डायग्राम को बनाने के लिए वाई एक्सिस पर हम दो चीज़ें प्लॉट करेंगे, सी प्लस आई की वैल्यू जो हमारे लिए एग्रीगेट डिमांड है टू सेक्टर मॉडल की, और एक्स एक्सिस पर हम इनकम लेवल शो करेंगे। तो इनकम लेवल 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ये हमने लेवल ले लिए 10, 20, 30, 40 और
50 और 60, और यहाँ हमें एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू जो शो करनी है जो C+I से आई, तो उसको हम शो करेंगे 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ये लेवल अलग अलग मेंशन कर दिए हमने। अब यहाँ पर देखिए जब हमारी इनकम है 10, सॉरी इनकम अगर 0 है, स्टार्टिंग हम 0 से करें, तो एग्रीगेट डिमांड है 15, यानी कि ये जो 10 और 20 के बीच है, यहाँ एक पॉइंट हमारे पास आ रहा है 15 पर। उसके बाद जब इनकम लेवल 10 हो जाती है, तो जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो 20 पर पहुँच जाता है, तो 10 के अगेंस्ट हमें 20 पे पॉइंट तो प्लॉट करना है। इसके बाद 20 अगर इनकम है तो 25 जो एग्रीगेट डिमांड पहुंच जाती है, तो 20 और 30 के बीच का पॉइंट आ जाएगा। तो इसी तरह से हम इन पॉइंट्स को अगर लगाते जाएं, तो हमारे पास ये जो कर्व आएगा, इन पॉइंट्स को मिलाने से जो कर्व आएगा हमारे पास, वो हमारा कर्व कहलाएगा एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पर ये ऊपर की ओर उठता हुआ एक कर्व हमारे पास बनेगा, तो ये कर्व कहलाएगा एग्रीगेट डिमांड। तो ये हमने इसकी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देखी, पहले शेड्यूल बनाया, उसको हमने डायग्राम में ड्रॉ कर दिया। तो ये यहाँ हमने समझा एग्रीगेट डिमांड। आगे अगले चैप्टर में हम अगले जो डिस्कशन में हम एग्रीगेट सप्लाई को समझेंगे। एग्रीगेट सप्लाई को समझने के बाद हम जो हमारा मेन फोकस रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसको हम समझेंगे। तो आज के लिए ये टॉपिक इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट प्रॉब्लम है तो मेरे से आप डिस्कस करें, ताकि आपको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन